इस वीडियो में मैं आपको कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, जैसे उन्हें वर्क में लिया जाता है, कौन सा ट्रांसफार्मर कहाँ पर काम करेगा, उसके आधार पर उनके टाइप्स ये मैं आपको बताऊंगा। तो पहला इसमें मेंस ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, बैटरी एलिमिनेटर, ड्राइवर ट्रांसफार्मर और आउटपुट ट्रांसफार्मर, पुश पुल, सिंगल एंड पुश पुल, IFT और RF रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर। इनके यूज फ्रिक्वेंसी के आधार पर भी हैं, अलग अलग यूज है। मैं अब वो आपको डिस्कस करता हुआ चला जाऊंगा। तो पहला है हमारा मेंस ट्रांसफार्मर। मेंस ट्रांसफार्मर को पावर ट्रांसफार्मर के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारा पावर सप्लाई में यूज होता है। जैसे आप देखते हो कोई भी पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी आते थे, आजकल तो SMP पावर सप्लाई आने लग गई हैं, तो ये दिखते नहीं हैं, बहुत कम ही हैं। SMP आ गए तो ट्रांसफार्मर लगभग ख़त्म से ही हो गए हैं छोटे छोटे कार्यों में। तो मेंस ट्रांसफार्मर जो पावर ट्रांसफार्मर के नाम से जाने जाते थे, उनका यूज होता था पावर सप्लाई में। ये 230 वोल्टेज पर ऑपरेट होते थे, जिसमें 50 से 60 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी होती थी उसी वोल्टेज की। तो उस पर इनका यूज था। तो इनमें प्राइमरी तो एक ही होती थी, प्राइमरी तो वैसे भी ट्रांसफार्मर एक ही होती है, और सेकेंडरी इसी में मल्टीपल होती हैं। तो इसी में पढ़ता हूँ, इस ट्रांसफार्मर का यूज पावर सप्लाई सेक्शन में मेन ट्रांसफार्मर के रूप में होता है। यह 50 से 60 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी एंड 230 वोल्टेज पर कार्य करता है। इसकी सेकेंडरी बाइंडिंग मल्टीपल बाइंडिंग में होती है। तो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो मैंने बना रखा है, ये इसकी सेकेंडरी मल्टीपल है। जैसे कहीं पर ज़रूरत है 12 वोल्टेज की, 12 यहाँ से निकाल ली, कहीं पर ज़रूरत है 24 वोल्टेज की, यहाँ से ले ली, कहीं पर हमारे को 48 वोल्टेज की, यहाँ से ले, ऐसे बाइंडिंग मल्टीपल बन जाती थी। आजकल इस जगह पर आप देख रहे हो SMP आ गए हैं। SMP में 230 वोल्टेज दो, कहीं पर 5 वोल्टेज निकल रही, कहीं पर 12, अलग अलग पोर्ट में बने हुए हैं, वही कार्य कर रहा है। तो ये आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे इस टाइप के ट्रांसफार्मर। इसके बाद है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर तो आज की डेट में भी यूज हो रहा है हमारा, आप देखते होंगे, मैं बता देता हूँ। ये ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्टेंस पर कार्य वर्क करता है। दूसरे ट्रांसफार्मर आपने पढ़े होंगे, वो म्यूचुअल इंडक्टेंस पर कार्य कर रहे थे, पर ये अकेला एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो ऑटो ट्रांसफार्मर, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है इससे, ये सेल्फ इंडक्टेंस पर कार्य करता है। इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी बाइंडिंग के लिए केवल एक ही कॉइल यूज होती है। तो एक ही कॉइल होती है, और सिंगल कॉइल जो होती है वो सेल्फ इंडक्टेंस पर ही काम करती है। उसमें सेल्फ इंडक्टेंस होता है सिंगल कॉइल में, इसलिए इसमें एक सिंगल ही कॉइल होती है, उसी को डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर इसमें कोशिश करो, सिंगल कॉइल है प्राइमरी और ये सेकेंडरी, और बीच वाला ये जो पोर्शन है ये आपका ये कॉमन है, ये कॉमन है। जब मैं प्राइमरी में इनपुट दूंगा तो कॉमन और मेन पॉइंट और कॉमन वाले से ले लूँगा मैं, और जब सेकेंडरी से आउटपुट लूँगा मैं तो मेन पॉइंट और ये सेकेंडरी का जो है, तो यहाँ पर पॉइंट L1 तो नाम नहीं दे सकता क्योंकि कॉल तो एक ही है, 1 2 और 3 इन पॉइंटों को दे देता हूँ। तो इनपुट 1 और 2 के बीच में और आउटपुट 2 और 3 के बीच से। अब इसमें काम कैसे होता है, ऐसे इस आप देखते हो इसका यूज मोस्टली स्टेबलाइजर में होता है। जो आप स्टेबलाइजर यूज घर पर करते हो वोल्टेज घटाने बढ़ाने के लिए, उसमें यूज होता है। अब आप इसमें थोड़ा ध्यान से देखोगे, इसमें क्या होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न वही है, गिनी हुई वही टर्न है। अब प्राइमरी की अपेक्षा सेकेंडरी में टर्न ज़्यादा है हमारी, तो इसमें आप वैसे देख रहे होगे तो प्राइमरी की अपेक्षा सेकेंडरी में ज़्यादा है, तो प्राइमरी की अपेक्षा सेकेंडरी में वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी हमारे को। अगर इस कॉमन पॉइंट को मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ, तो ये रख दिया मैंने, अब क्या होगा, प्राइमरी की टर्न ज़्यादा हो गई, सेकेंडरी की कम हो गई हैं, तो अब प्राइमरी की अपेक्षा सेकेंडरी में वोल्टेज कम मिलेगी, अब वोल्टेज हमारी घट के मिलेगी। इसलिए इसमें कई स्टेप निकले रहते हैं वायरों के, जहाँ भी ज़रूरत है उस तरीके से। आप देखते हो एक पहले आते थे स्टेबलाइजर, जिसमें एक रोटी टाइप का वो लगा रहता, खट खट करके वोल्टेज को रोटेट किया जाता था, मतलब उसे रोटरी स्विच के द्वारा उसे अलग अलग पॉइंटों पर सेलेक्ट किया जाता है। उससे क्या होता था, प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्नों में अंतर आता था।
तो ये आपको दिख भी रहा होगा फुट, इसमें देखो ऑटो ट्रांसफार्मर है, ये 90 वोल्टेज से लेकर 230 वोल्टेज का, चलो इसे रेंज दे रखिए, इस टाइप की स्टेपिंग निकली होती थी हमारी। इसलिए मेन पॉइंट ध्यान रखना, ऑटो सेल्फ इंडक्टेंस पे कार्य करता है और इसमें एक ही कॉइल होती है, उसी को डिवाइड कर दिया जाता है 2 सेक्शन, प्राइमरी और सेकेंडरी में। और हमारा जो टीवी के अंदर EHT ट्रांसफार्मर यूज होता था, अब भी ब्लैक एंड वाइट की जो पिक्चर ट्यूब वाली है उसमें यूज होता है EHT ट्रांसफार्मर, जो 15,625 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर कार्य करता है, वो भी हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। तो ये कुछ मेन पॉइंट थे ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में, वो मैंने बता दिए, वो मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है हमारा बैटरी एलिमिनेटर। बैटरी एलिमिनेटर पहले आप देखते होंगे जो ट्रांजिस्टर रेडियो है, टैप रिकॉर्डर, वो किससे चलते थे? सेल बैटरी से चलते थे। फिर हमारे वहाँ पर सप्लाई आने लग गई 230 वोल्टेज, अब हम चलाना चाह रहे हैं उसे, उसी से के बैटरी एलिमिनेटर, इसका नाम है, बैटरी को एलिमिनेट कर दिया, इसने ख़त्म कर दिया बैटरी की ज़रूरत को। तो वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर यूज होता था हमारा, जैसे 6 वोल्टेज का है तो 606, ये 6 और 6, और ये आगे रेक्टिफायर लगा के वोल्टेज को यहाँ पर डाउन 6 वोल्टेज मिल गई, रेक्टिफायर लगा AC को DC में बदल के हम उसे DC तो चाहिए टैप रिकॉर्डर या रेडियो को, ऐसे यूज कर लिया जाता था। तो यहाँ पर 230 वोल्टेज दिया हमने, यहाँ पर हमारे को 6 वोल्टेज मिल गई। फिल्टर वगैरह लगा के, डाउट लगा के, वो मैं आगे पढ़ाऊँगा कैसे पावर सप्लाई, जब पढ़ाऊँगा जब आपको बताते जाए। तो बैटरी एलिमिनेटर का वहाँ पर ट्रांसफार्मर वहाँ पर यूज था। इसके बाद है ड्राइवर ट्रांसफार्मर। ड्राइवर जो ट्रांसफार्मर होता है, ये 2 स्टेजों के बीच में इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज होता है। इम्पीडेंस मैचिंग के लिए, इम्पीडेंस क्या होता है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। होता क्या कि एम्पलीफायर एक ही हो गया, एक एम्पलीफायर ही है, अब हम गेन को बढ़ाने के लिए इन्हें कैस्केड में लगा देते हैं। अब इसका इम्पीडेंस मैच कराने के लिए इसमें क्या होता था कि ट्रांसफार्मर एक यूज होता था, प्राइमरी ऐसे जोड़ दी और सेकेंडरी को ऐसे जोड़ दिया जाता था। अब माने चलो कि इसका इम्पीडेंस कम है फर्स्ट का और सेकंड का ज़्यादा है, तो क्या करते थे, सेकेंडरी बाइंडिंग की टर्न को बढ़ा देते थे। जब बाइंडिंग बढ़ेगी तो इम्पीडेंस भी बढ़ जाता है ट्रांसफार्मर का। इसलिए इम्पीडेंस मैचिंग कराने के लिए ड्राइवर ट्रांसफार्मर का यूज होता है ऑडियो एम्पलीफायर में, 2 एम्पलीफायर स्टेज के बीच में। तो ये स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी एम्पलीफायर के इनपुट और आउटपुट का इम्पीडेंस कम या अधिक हो सकता है, इसलिए ट्रांसफार्मर का यूज करके हम इम्पीडेंस मैच करा लिया करते हैं। इसके बाद है आउटपुट ट्रांसफार्मर। आउटपुट ट्रांसफर हमारा जो एम्पलीफायर होता है, माने चलो एम्पलीफायर है, इससे जो आउटपुट निकली, अब माने चलो इसके इम्पीडेंस है आउटपुट का एग्जांपल माने चलो 50 ओम। अब हमारे पास जो स्पीकर है वो हमारा 8 ओम का, इम्पीडेंस तो मैच होगा नहीं, क्या करेंगे, एक आउटपुट के लिए ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। और अब इसमें क्या होगा, इम्पीडेंस कम करने के लिए क्या होगा, इसकी टर्न कम रखेंगे, इसलिए इसका इम्पीडेंस मैच हो जाएगा। उसी तरीके से डिजाइन कर लिया जाएगा ट्रांसफार्मर। तो आउटपुट ट्रांसफार्मर का यूज होता है सोर्स और लोड के बीच में इम्पीडेंस मैच कराने के लिए। सोर्स क्या हो गया एम्पलीफायर, लोड क्या हो गया लाउड स्पीकर। इसके बाद है हमारा पुश पुल ट्रांसफार्मर। पुश पुल ट्रांसफार्मर किस टाइप का होता है, ये क्या करता है कि ये दो यूज होते हैं किसी भी एम्पलीफायर में अगर यूज होंगे तो। और आप इधर को देखोगे ये तो इनपुट के लिए यूज होगा, ठीक है ऐसे। तो प्राइमरी सिंगल और सेकेंडरी 2 स्टेप में होगी 1 और 2। अब उसके बाद बीच में एक एम्पलीफायर यूज होगा, जो भी सर्किट हो। इसके लिए जो आउटपुट के लिए फिर यूज होगा वो होगा हमारा, जो प्राइमरी है वो सेंटर टेप होगी और जो सेकेंडरी है वो सिंगल वाली होगी। इस टाइप से 2 यूज हो गए। अब इसमें क्या है ना, ये ऐसे एक फेज कर दिया, ये इस तरीके से फेज को दे रहा है। अब एम्पलीफायर में भी सेम ऐसी निकलेंगी, तो एक को ये आगे के लिए करेगा, इसे
ये जोड़ेगा और आउटपुट हमारे को दोनों साइकिल इस तरीके से मिल जाएंगे। तो जब पुश पुल एम्पलीफायर पढ़ाए जाएंगे, जब मैं वहाँ पर आपको बताऊंगा इन सब के बारे में आएंगे वहाँ पर, अभी तो केवल ये कहाँ पर यूज हो रहे हैं बस इतना ही ध्यान रखो। इसके बाद है सिंगल एंड पुश पुल। सिंगल एंड पुश पुल एम्पलीफायर मोस्टली आप बनाते होंगे, जब भी आपने ITI वगैरह में एल प्लेट बनाई होगी तो वहाँ पर इसका यूज है, सिंगल एंड पुश पुल एम्पलीफायर का। ये भी क्या करता है कि एक फेज को 2 फेजों में डिवाइड करता है। तो ये कुछ इस टाइप का होता है। ऐसे जो सेकेंडरी है वो 2 पार्ट में बनी रहती है, L1 L2, इसे L3 नाम चलो दे दो इनपुट वाले को। ये सिंगल एंड पुश पुल एम्पलीफायर में इस टाइप का ट्रांसफार्मर है। अब मैंने ये कई बार क्वेश्चनों में आ जाता है IFT, फुल फॉर्म में आ जाती है इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये फिक्स फ्रिक्वेंसी पर काम करता है, फ्रिक्वेंसी का फिक्स होता है। तो इसे थोड़ा सा मैं बना देता हूँ, और ये इसमें कुछ फेरेट कोर यूज होती है, इसीलिए फेरेट कोर को डॉट डॉट से दिखाया जाता है। इसीलिए ट्यूनिंग करने के लिए इसके बीच में क्या कैपेसिटर को लगा दिया जाता है पैरेलल में। ये रहा, ये हमारा IFT ट्रांसफार्मर है। एक निश्चित फ्रिक्वेंसी पर कार्य करता है। आगे फ्रिक्वेंसी आएंगी IF, रेडियो रिसीवर की आएंगी, टीवी की आएंगी, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी IF फ्रिक्वेंसी के मान क्या क्या लिए गए। ये IF ट्रांसफार्मर है हमारा। कुछ इस तरीके से आपने रेडियो रिसीवर में देखा होगा, ये IFT है ये। इसके बाद है हमारा RF ट्रांसफार्मर, जो 20 किलोहर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी से ऊपर पर कार्य करता है, वो हमारा RF ट्रांसफार्मर होता है। इसमें कोर हो भी सकती है, अगर कोर होगी तो वो डस्ट कोर होगी, या कोर लेस होगा जिसमें एयर कार्य करती है कोर का। तो ये भी जो RF एम्पलीफायर वो होते हैं उनमें इनका यूज होता है, RF ट्रांसफार्मर का, इम्पीडेंस मैचिंग कराने के लिए। तो इस तरीके से मेन ट्रांसफार्मर है, किसका कहाँ पर यूज है वो मैंने आपको बता दिया। और एक जो पावर ट्रांसफार्मर होता है, पावर ट्रांसफार्मर 3 फेज वाला, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसके अलग अलग पार्ट हैं, वो उससे भी कई बार एग्जाम आते हैं जो पावर ट्रांसफार्मर है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इससे आगे वाली वीडियो जो भी बनेगी वो ट्रांसफ़र के लॉस क्या होते हैं, बिना नो लोड पर ट्रांसफ़र का लॉस क्या है, लोड पर कौन सा है, इस सब में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही है।